हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने एच पी टेट आर्ट्स प्रीवियस ईयर 2021 का आज हम क्वेश्चन पेपर करेंगे और एच पी टेट जून 2026 की हमने तैयारी जो है स्टार्ट कर दी है और साइकोलॉजी की आज हम टेस्ट सीरीज़ जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय स्टडीज। कौन सी स्टडी में हाईलाइट होती हैं? तो ऑप्शन ए जुड़वा, गोद लिए, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें जो बुद्धि के लिए, ठीक है, अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अडॉप्टेड चाइल्ड में आपको ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। कौन कौन सा कारण है? अनुवांशिक कारण, जैविक कारण, वंचित कारण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वंचित कारण। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं। कौन कौन सी बुद्धि के कारक हैं? सामान्य, विशिष्ट, तार्किक एवं वाचिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, विषय वस्तु एवं उत्पाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। सामान्य से विशिष्ट मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, इसमें हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड, कैटल, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, कैटल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के अनुसार बुद्धि आयामी है। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि हमारी ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर है, बहुआयामी होती है, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपने नाम सुना होगा गार्डनर का, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार दिए हैं? तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। एनसीईआरटी में भी यही बताया गया है। एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहचान नियम। 8th क्वेश्चन है, द्वंद्व एवं पुरस्कार पर आधारित कोलवर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर है पूर्व पारंपरिक, जिसका है प्री कन्वेंशनल, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ऑप्शन नंबर 9 का जो है फ्राइड। इसने जो ड्रीम्स रिटन बाय, इसकी एक बुक है, उसका लेखक है सिगमंड फ्राइड, जिसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवतावाद बल देता है, किस पे बल देता है? ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर है स्वयं को। अब हम इसके क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। ऑप्शन नंबर 11, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रकरणम को आधार बनाया गया है। किसको आधार बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, संज्ञानात्मक बाद में। ठीक है, व्यवहार की व्याख्या इसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम शैक्षणिक प्रक्रिया के केंद्र में क्या है? तो क्या है अधिगम और शिक्षण के केंद्र में क्या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 12 का अधिगम करता कौन? ये ऐसे ट्राइपोलर होते हैं, तो उसमें बीच में एक तो क्या हो गया, अधिगम करता है लर्नर, है ना, टीचर सेंटर है, पहले त्रिआयामी प्रोसेस जिसको बोलते हैं, तो उसके केंद्र बीच में अधिगम करता होता है। ठीक है, ऑप्शन 13वें क्वेश्चन का, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यवहार की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर है अचेतन प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैवलव जो है कि प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या है? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अनुबंधित उद्दीपक।
अगला क्वेश्चन है, आप अपने ही चिंतन स्वयं के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? 16 का राइट आंसर है प्रतिवर्तित चिंतन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहचान निर्माण किया जाता है तो क्या कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण के आधार किसके आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दंड एवं पुस्तकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 19, व्यक्तित्व में 16 पीएफ अनुसूची का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी कैटल। नेक्स्ट है, सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से स्थायी एवं अधिगमित मूल्यांकन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अभिवृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 21, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर है डी प्रलोभन। नेक्स्ट है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं? तो 22 का हमारा राइट आंसर अधिगम है इसमें, क्योंकि व्यवहार में जो हम सीखते हैं तो अपने जो बिहेवियर में हम चेंज लाते हैं। ठीक है। परीक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाना, परीक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है अभिक्षमता। मैस्लो के सिद्धांत के प्रथम स्तर की आवश्यकता है, तो इसकी 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनर्बलन का बलक है, यहाँ पे बलन होना का प्रयोग जो है विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को क्या दर्शाएगा? तो 25 का राइट आंसर है ये बढ़ाएगा। पुनर्बलन के अगर अध्यापक द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है तो विद्यार्थियों के शुद्ध उच्चारण की संभावना को वो बढ़ाएगा। मतलब अगर उसको फीडबैक दे रहा है, रेनफोर्समेंट दे रहा है एक टीचर स्टूडेंट को, उसकी क्षमता ऑलरेडी बढ़ेगी। ठीक है। तो 26 का बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति कई चिंतन के बारे में व्यवहार करने के लिए पर्यावरण से प्रभावित रूप से निपटना समर्थन होता है। ये किसका कथन है? ये हमारे स्टेटमेंट दी गई है, तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने के लिए से संबंधित कौन सी बुद्धि है? तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंतर्वैयक्तिक। 28, 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि 75 है उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो IQ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? MA/CA × 100। ठीक है। तो आपने वो लगा लेना है, तो उसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका आएगा हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, अर्थपूर्ण संवेदना है, तो अर्थपूर्ण क्या संवेदना है? 29 का ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण इसकी संवेदना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक की सूचना प्रकरण क्षमता है, क्या है? सीमित ही क्षमता होती है। तो आई होप आपको ये सारी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप साइकोलॉजी की जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हल करेंगे उतने ही आपको पेपर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, और जितना ही आप उनको सॉल्व करेंगे आपको वो ही याद रहेंगे। ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग्स में डैमेज लो अचीविंग स्टूडेंट साइकोलॉजीज? निम्न में से क्या कार्य एक कमजोर छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से पहुंचा सकता है? बच्चों से कक्षा के परीक्षाओं के अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, बच्चों से थोड़ा ना रखवाना है। किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना ठीक होता है। कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा, मतलब कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करना, ये भी नहीं होगा। बच्चों से अपनी पुस्तिका मतलब कॉपी को स्वयं से जांचना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक की किस आयु तक के शिशु कहा जाता है? मतलब किस आयु के बच्चों को शिशु कहा जाता है? तो जन्म से 3 साल तक के बच्चों को जो है शिशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग इज ट्रू? शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम शिक्षण सीखने की पूर्ण अपेक्षा है, नो।
टीचिंग फैसिलिटेटिस लर्निंग, शिक्षण में सीखा जा सकता है, हाँ सीखा जा सकता है। टीचिंग जो है शिक्षण अधिगमकर्ता की पहल करने की योग्यता को सीमित बनाता है, तो सीमित नहीं बनाता है। शिक्षण अधिक सीखने के लिए आवश्यक है, तो इन्हांसिंग लर्निंग नेसेसरी है, बट जो शिक्षण है वो सीखने के लिए फैसिलिटीज़ है लर्निंग के लिए। तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, शैक्षणिक उपलब्धि में विभिन्नता को लक्षित करने हेतु प्रभावित शिक्षण पद्धति हो सकती है। तो 95 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोऑपरेटिव टीचिंग, मतलब सहकारी शिक्षण। नोट लिखवाना नहीं होता है, व्याख्या देना नहीं है, परीक्षण देना नहीं है। कोऑपरेटिंग टीचिंग होती है जब स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, जब वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, उनको उनकी बातें समझ आती हैं, तो ये सबसे इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन, डिसलेक्सिया एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है। तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर, पठन विकार से संबंधित होता है। मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है, बिहेवियर नहीं है, इसको बोलते हैं रीडिंग डिसऑर्डर। और ये क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टैट या सी टेट में आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन जो है जो लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं उनको आपने अच्छे से पक्का कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, अब मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए थे, ये कथन किसको दर्शाता है। तो 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्रासंगिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति नहीं होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है ये, प्रक्रियात्मक स्मृति भी नहीं है, अर्थविषयक स्मृति भी नहीं है, ये है एपिसोडिक मेमोरी होती है। प्रासंगिक स्मृति है क्योंकि वो बचपन में दिन में गया था, वो पहले की उसकी यादें हैं। नेक्स्ट 98 का, किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान पाठशाला जो है स्थापित की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी। तो 98 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विलियम वुंड, ठीक है, जिसने फर्स्ट बार मनोवैज्ञानिक पाठशाला स्थापित की थी। और कहाँ की थी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 99 क्वेश्चन, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, तो किससे संबंधित है विवरणात्मक स्मृति। तो 99 का राइट आंसर है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको दीर्घकाल स्मृति बोलते हैं। देखो मेमोरी से भी आपको 2 क्वेश्चन इसी में देखने को मिल गए हैं, तो मेमोरी वाला टॉपिक भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी पर भी बनाऊंगी, मैंने शायद बनाई भी हुई है, आप देख के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट वॉज, द्विबुद्धि कारक सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर है स्पीयरमैन। 2 फैक्टर थ्योरी, जिसको थ्योरीज में से कम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलते हैं, तो थ्योरीज आपने सारी ही अच्छे से लर्न कर लेनी है। देन मैं आपको एक वीडियो में थ्योरी ही करवाऊंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, क्रिएटिविज्म मेनली रिलेटेड टू, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। तो क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है, मैंने आपको ये शायद टॉपिक में भी पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको बोलते हैं अपसारी। तो कन्वर्जेंट क्या होती है, सिर्फ एक ही निर्णय पे पहुंचना। डाइवर्जेंट होती है कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे अंदर, ठीक है, तो उसको हम डाइवर्जेंट बोलते हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, खिलौने की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी करवाया है, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। इससे बच्चा टॉय से खेलता है, ठीक है, उसको अपना दोस्त मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ग्रोथ इज द डेवलपमेंट मीन, डेवलपमेंट का मीन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ग्रोथ इज अ शेप नॉलेज एंड स्किल, आकार सोच और समझ के कौशल को विकसित करना जो है विकास की वृद्धि का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तनाव और क्रोध की अवस्था, स्ट्रेस एंड स्ट्रोम एज मैंने बताया था आपको, स्टेज ऑफ टेंशन एंड एंगर इज, तो इसका राइट आंसर है एडोलसेंस, जिसको मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज भी बताया गया था। तो किसने किया था, इसकी बोला किसने था, स्टैनली हॉल ने बोला था। आपको ये लर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास के जो हमारा सिरोधुमुखी विकास होता है ना, जिसको हम स्पैरोकॉर्डल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, एक और नाम है इसका भी मुझे लर्न नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश में तो स्पैरोकॉर्डल बोलते हैं, सिरोधुमुखी ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो इसका जो है राइट आंसर है हमारा, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब विकास जो क्या होता है हमारा एक इंसान का जो है सिर से पैर तक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, मॉडर्न साइकोलॉजी का क्या मीन है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी का मीन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, सॉरी, व्यवहार का अध्ययन, मन का नहीं है, आत्मा का नहीं है, शरीर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेलिजेंस जो मेजर की जाती है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, किसने है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलवर डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, कोलवर का विकास का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो ये कोलवर का जो नैतिक विकास था वो इससे संबंधित था, मॉरल डेवलपमेंट। आपने ये सारे विकास भी याद कर लेने हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लर्निंग प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पूछा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से, किस सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये प्रिंसिपल से पूछे गए हैं। तो आपको मैंने प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे से कराए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो 110 का जो राइट आंसर है वो आनुवंशिकता, मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वाला चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये किसका आता है, हमारा कलर ऑफ आइज, यहाँ सामाजिक गतिविधियाँ नहीं आती, हेरिडिटी में थिंकिंग भी नहीं आती, अधिगम भी नहीं आती, हमारे आइज ऑफ कलर, इसमें हमारा हेरिडिटी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनाव परीक्षण में उपलब्धि को प्रभावित करता है, ये तथ्य किसको प्रकट करता है, जो हमारी एंग्जाइटी होती है, ठीक है, जो मतलब इफेक्ट करती है हमारे एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, तो वो किससे संबंधित होती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव, क्योंकि हम एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस हमारे दिमाग से ही संबंधित होता है। अगर हम तनाव लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो हमारा जो पेपर है वो अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए कभी भी हमें एग्ज़ाम देना है तो अपना दिमाग को बिल्कुल शांत रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने जो प्रतिपादित की थी, तो वो किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट गार्डन। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, हर्बर्ट गार्डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है सारी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक वीडियो में आपको मैं सारी थ्योरीज कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट है, कौन सी आयु वर्ग किशोर अवस्था को सम्मिलित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 से 19 वर्ष तक जो हमारी एडोलसेंस एज जो है सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे शरीर, चित्र, मूल्य, विचार, व्यवहार, कौशल इत्यादि में क्यों भिन्न होते हैं, भाई बताओ क्यों भिन्न होते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का परिवेश होता है, जिसमें हमें मतलब जिसमें हमारा शरीर भी, चरित्र भी, मूल्य भी, व्यवहार भी सारा अलग अलग होता है, जो हमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से मिलता है। नेक्स्ट है, जो हमारा टोलमैन ने अपने सिद्धांत दृष्टिकोण को क्या कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरिज्म। ठीक है, इसका थोड़ा एक मिनट, ओके, इसका तो मैंने सी बताया ना मैंने इसका, हाँ, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका बी, एक मिनट,
जस्ट वेट, मैं चेक कर। जी, तो टॉलमैन ने अपने सिद्धांतिक दृष्टिकोण को क्या कहा गया है? यहाँ पे पर